नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बारह से 14 वर्ष के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के काम में शामिल दूतावास के अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में कहा, यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत सुरक्षित स्वदेश लाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार भारतीय हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऑटोमोबाइल और वाहनों के कलपुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में 74,850 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को चौथी खेप में 2,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड से। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें केवल कॉर्बोवैक्स टीका लगाया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि कल से इन बच्चों को टीका लगेगा। एक तो कोविन में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र है, और जहां पर इस समय आसपास घर के जो नजदीकी टीकाकरण है वहां पर आप ले जा सकते हैं बच्चे को, या बच्चे के साथ जाइए, या स्कूल के अंदर भी वहां टीचर्स से पता चल जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाए। नहीं तो जस्ट वॉक इन आप जा सकते हैं और बच्चों को टीका लगा सकते हैं। बच्चों को कोई भूखे पेट या खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीका लगने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर रुकना है और उसके बाद एक अपनी सामान्य जो जीवन है, जो अपनी दिनचर्या है, वो बच्चा अपना कर सकता है, चाहे वो स्कूल जा रहा हो या कुछ खेल कूद करना हो। तीसरी चीज ये है कि ये वाला जो टीका कार्बोवैक्स लगाया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बल्कि इंजेक्शन जहां लगाया जा सकता है, बहुत कभी कभार वहां पर हल्का दर्द हो सकता है या सूजन हो सकती है। उस स्थिति में आपके जो टीकाकरण केंद्र पे जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे कि पैरासिटामोल की गोली या सिरप दिया जा सकता है और उसके अलावा कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कल से ही 60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती टीका लगाया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ शुरू हुआ। 95% पात्र लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 80% का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 19,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल विजय कुमार सिंह ने भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लगभग 22,500 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आज संसद के दोनों सदनों में यूक्रेन की स्थिति पर बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह अभियान ऐसे समय चलाया गया जब हवाई हमले और बमबारी हो रही थी। संघर्ष के बीच लगभग 18,000 भारतीय नागरिक फंसे थे। यूक्रेन का विमानन क्षेत्र 24 फरवरी से बंद था, इसलिए यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसी देशों के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकालने की रणनीति बनाई गई। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे दूतावास कर्मियों ने ऑपरेशन गंगा को सफल बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में असाधारण कार्य किए। We were participating in the global deliberations of this evolving situation in the UN Security Council. The pressing challenge was to safeguard our citizens and ensure
that they were not in harm's way. At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. श्री जयशंकर ने कहा कि इसके लिए 90 उड़ानें संचालित की गईं, संघर्ष क्षेत्र से अन्य देशों के नागरिकों को भी निकाला गया और भारत लाया गया। इनमें नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मारे गए भारतीय विद्यार्थी नवीन के पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय दूतावास कार्रवाई कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि देश में हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और भारत की मिसाइल प्रणाली बहुत विश्वसनीय और सुरक्षित है। पिछले सप्ताह निरीक्षण के दौरान अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने पर संसद के दोनों सदनों में आज अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के सशस्त्र बल इस तरह की प्रणालियों की देखरेख और संचालन में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी हैं। घटना पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में उतरी थी, लेकिन इसमें राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। रक्षा मंत्री ने कहा कि घटना की जांच में यदि कोई कमी पाई गई तो उसे दूर किया जाएगा। सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हमारे सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के तथ्यों का दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वालों की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अभियान चलाया गया है जिसमें तथ्यों की विवेचना की बजाय उनका दुष्प्रचार करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। आज के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। ऑटोमोबाइल और वाहनों के हिस्से पुर्जे बनाने वाले उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI 5 वर्ष की अवधि में 42,500 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य अनुमान के मुकाबले 74,850 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित कुल निवेश में से 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश चैंपियन मूल उपकरण निर्माता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों से मिला है और 29,000 करोड़ रुपए से अधिक कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों से मिला है। PLI योजना के अंतर्गत कुल 115 कंपनियों ने आवेदन दाखिल किया था। पिछले वर्ष इसे 23 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि निवेशकों की रुचि से पता चला है कि उद्योग ने विश्व स्तर पर विनिर्माण स्थल के रूप में देश की शानदार प्रगति में अपना विश्वास व्यक्त किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 96,500 करोड़ से अधिक की राशि GST क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 53,600 करोड़ रुपए की और राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST क्षतिपूर्ति के रूप में अभी जारी की जानी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान फरवरी 2022 तक 13,33,000 करोड़ रुपए GST राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस डिजिटल करेंसी से नकदी पर निर्भरता कम होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, पीएमएफबीवाई दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में कहा, यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत सुरक्षित स्वदेश लाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार भारतीय हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऑटोमोबाइल और वाहनों के कलपुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में 74,850 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को चौथी खेप में 2,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड से। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना सिर्फ दुष्प्रचार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय रेल से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रेल देश का अभिमान बन गई है। कांग्रेस के नेता के सुरेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना कुछ नहीं बल्कि एक दुष्प्रचार है। भाजपा के राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस संपर्क सरकार में रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 2014 के बाद इसकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि साधारण यात्री को अच्छी सुविधाएं मिले और ज्यादा किराया भी न देना पड़े। हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। मोदी सरकार ने रेलवे का चेहरा बदला है। द्रमुक नेता कनिमोझी ने कहा कि सरकार रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो की परियोजना से एक निजी समूह किस तरह से बीच में छोड़कर अलग हो गया था। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की कथित हत्या का विषय उठाते हुए कहा कि इसकी अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में भाजपा के मनोज तिवारी ने बजट में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस देश में कुछ साल पहले तक रेंगने वाली रेल की गति अब बढ़कर 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की परियोजनाओं को लेकर देश को जो आश्वासन देते हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उसे पूरा करके दिखा रहे हैं और रेलवे के विद्युतीकरण, सौंदर्यीकरण, आमान परिवर्तन आदि सब पर काम तेजी से हो रहा है।
जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कोविड के बाद कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव समाप्त कर दिया गया था, उसे बहाल किया जाना चाहिए। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से काम होने की बात की और कहा कि ओडिशा में 30 में से 6 जिले अब भी रेल से अछूते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में वहां रेल पहुंचने की उम्मीद है। बसपा के श्याम सिंह यादव ने कहा कि रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने से ही संकेत मिलता है कि देश में रेलवे को कितना कमजोर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली अत्यंत सुरक्षित है और देश का रक्षा प्रतिष्ठान सुरक्षित प्रक्रियाओं तथा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। रक्षा मंत्री ने 9 मार्च को हुई दुर्घटनावश मिसाइल दागे जाने की घटना पर उच्च सदन में दिए गए एक बयान में कहा कि भारत अपनी शस्त्र प्रणाली की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी दुर्घटनावश मिसाइल दागे जाने की घटना पर अपना बयान दिया। उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, जिसके तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना किए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि 1857 की क्रांति हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, यदुवंशी शौर्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पिछले दिनों झुग्गी बस्ती में आग लगने की घटना का मुद्दा उठाया। उन्होंने झुग्गी वासियों को मुफ्त में फ्लैट देने की मांग की। भाजपा के सुशील मोदी ने बैंक जालसाजी के मामले बड़ी संख्या में लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में बैंक जालसाजी के करीब 50,000 करोड़ रुपए के 100 से अधिक मामले लंबित हैं और राज्य सरकारें जांच के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। भाजपा के अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने देश में चिकित्सा शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं राम विचार नेताम ने छत्तीसगढ़ में खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र विकास कोष से दी जाने वाली राशि का कथित तौर पर समुचित उपयोग नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वहां शांति स्थापना होने के बाद हालात बहुत बदल गए हैं और नाकेबंदी, उग्रवाद, कर्फ्यू जैसे शब्द वहां बेमानी हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर कल हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को मोदी सरकार के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दृष्टिकोण के तहत शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में 2 पहलुओं पर काम किया जा रहा है। वहां की अलग अलग चुनौतियां थीं, जिन्हें दूर करने की वर्तमान सरकार ने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा वहां विकास के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पर्यटन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में विकास जारी है और इस विकास की पहली शर्त के तौर पर वहां शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया है। श्री रेड्डी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का माहौल है, इसीलिए वहां अवसंरचना विकास हो पाया और निवेश भी हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। आज वहां के स्कूलों और कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज हो रहा है। श्री रेड्डी ने कहा कि जलमार्ग संपर्क, रेल संपर्क, हवाई संपर्क, टेलीफोन संपर्क, राजनीतिक संपर्क, ब्रॉडबैंड संपर्क से लेकर इंटरनेट संपर्क तक मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए संपर्क पहले बड़ी समस्या था, जो अब बहुत पीछे छूट गया है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति और उसका भारत पर प्रभाव विषय पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमे शहर से भारतीय छात्रों की निकासी बगैर किसी विश्वसनीय युद्ध विराम के संभव नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत कर रास्ता निकाला। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा अब तक चलाए गए चुनौतीपूर्ण निकासी अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि सुमे में क्रेडिबल सीज फायर की जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करते हुए दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की।
श्री जयशंकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी तथा वीके सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजने का काफी लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से कोई भी दूसरा देश इतनी संख्या में अपने नागरिकों को नहीं निकाल सका जितने लोगों को भारत ने निकाला। उन्होंने कहा कि अभी भी कई देशों के सैकड़ों नागरिक वहां फंसे हुए हैं। इसके बाद उच्च सदन में जनजातीय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सदस्य नारण भाई जेठवा ने आरोप लगाया कि 2022-23 का बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट क्षेत्र का बजट है, जिसमें दलित और आदिवासी कहीं नजर नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के रामविचार नेताम ने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या करीब 12 करोड़ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा अन्य राज्यों में जनजातियां बहुतायत में हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के करीब 75 साल बाद पहली बार अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगों को एहसास हुआ है कि उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हुई। बैठक के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया है। श्रोता MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल करके संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त हुए लिंक पर जाकर भी अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं। अफगानिस्तान को आज मानवीय सहायता की चौथी खेप में 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया। वहां अब तक 8000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत द्वारा ये मदद दी जा रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हिजाब विवाद इस वर्ष जनवरी में उडुपी जिले से शुरू हुआ था और राज्य के अन्य भागों में फैल गया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति का फैसला आने तक हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिजाब पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। हिजाब पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। मैं मानता हूँ जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहाँ संविधान के हिसाब से, वहाँ समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 55,777 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 16,663 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट से 76 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $99.20 प्रति बैरल के आसपास रही। सरकार ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिन चैनलों की अनुमति रद्द की गई है उनका विवरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में कहा कि सभी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनियमन अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। श्री ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के उल्लंघन के लिए किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए 25,368 लिंक पर रोक लगाई गई है। इनमें वेब पेज, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट के पेज शामिल हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान यूट्यूब आधारित 56 न्यूज चैनलों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। सीमा सड़क संगठन ने आज सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में डबल लेन वाले 27 पुलों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बल मिलेगा। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हराकर भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड से उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इंग्लैंड तीनों मैच हारकर 7वें स्थान पर है। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेना के पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की स्मृति में नई दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उत्कृष्टता पीठ स्थापित की गई। प्रमुख थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने नई दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल बीके शर्मा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, जिसे मानदेय के रूप में मनोनीत उत्कृष्टता पीठ को दिया जाएगा। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में गर्म हवा चलेंगी। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों का तापमान 20 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से इम्फाल, शिलंग और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, आइजॉल और अगरतला में धुंध छाए रहने की संभावना है। ईटानगर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के काम में शामिल दूतावास के अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत सुरक्षित स्वदेश लाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार भारतीय हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ऑटोमोबाइल और वाहनों के कल पुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में 74,850 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को चौथी खेप में 2,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।